अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले एक सर्वे की बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 81% लोग मेहनत पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि मुल्क के मसाइल वक्ती हैं, अगर मेहनत करें तो सब हल हो सकते हैं। यानी 81% लोगों में उम्मीद की किरण नजर आती है। इसके बावजूद कि मुल्क दहशतगर्दी में बेरोजगारी की खबरें यहाँ पर आम है और जहाँ हर चेहरा मायूस नजर आता है, तो हम बात करेंगे कि क्या वाकई मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर इतनी उम्मीद है हमारी नौजवान नस्ल में, तो क्या मसाइल कभी हल हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के लिए स्विस हुक्काम को खत लिखने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। आज एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत होगी। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो वो बारहा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि खत नहीं लिखा जाएगा, भले ही हमें दूसरा वज़ीर आज़म ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि खत लिखने के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। यही वजह है कि शायद दोनों इदारों में तनाव ने जन्म लिया है। बहरहाल आज वज़ीर आज़म की जानिब से क्या जवाब दाखिल कराया जाएगा, ये तो समाअत शुरू होने पर पता चलेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मजीद वक्त मांगेगी या सुप्रीम कोर्ट अपना आज फैसला सुनाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज का सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या पाकिस्तान में मेहनत का सिला मिलता है? आपकी क्या राय है? हमें ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ हमें शेयर करनी है। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। शाजी, एक तो कल एक एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में ANF ने कि 14 लोगों को जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें ECL पे डाला जाए, तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मदद तलब की है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो मुलज़मों की ज़मानतें हो रही हैं, इससे भी एक तफ्तीश में खलल पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी आज उमर अत्याब बंदयाल साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। लोड शेडिंग के हवाले से एक पिटीशन आई जिसमें कहा गया है कि 2% जो VIPs हैं वो क्यों एग्जेम्प्टेड हैं। और फिर ये भी उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंटली कहा कि इतनी बड़ी ह्यूज रकम जो बिलों के मद में हासिल होती है, इसके अखराजात कहाँ होते हैं, इसकी भी उन्होंने तफसील मांगी है। ये बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए शाजिया के जब बिजली 24 घंटे आती थी तो मैं 2500 रुपये बिल देता था। इस महीने मेरी बिजली 5 घंटे 6 घंटे आ रही है, मैं 11,000 बिल दे रहा हूँ। तो ये भी एक अजीब, ये भी पूछना चाहिए हाई कोर्ट को कि आखिर ड्यूरेशन कम हो गया तो बिल इतने हाँ। ये भी देखें। और आखिर में वो ख्वाजा आसिफ साहब को लेके जा रहे हैं अदालत। बड़ी खुशाइंद बात है। इमरान खान, दूध का दूध और पानी का पानी कभी तो हो जाए 65 बरसों में। मगर सवाल इसमें यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब भी लेके जाएंगे इमरान खान साहब को अदालत में, जो तकरीबन इतने कई 100 मिलियन की जो मोटरवे की वो किक बैक्स की मुबैना किक बैक्स की बात की, ताकि ज़रा हमें पता चल जाए क्यों इन शुरफा पे इतना जो है वो एक फेंका जा रहा है कीचड़। तो इस पे बात करेंगे। ठीक जी समी साहब। शाजिया, क्योंकि आप सब लोग अदालतों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं भी चौधरी एतजाज़ एहसन के इंटरव्यू की बात करूँगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अदलिया आज़ाद है, आज़ाद हो रही है और अब तो आइन से भी आज़ाद हो रही है। उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की है जिससे ऐसा लगता है कि जो अदालतें हैं ग़ालिबन वो इस वक्त आवाम की उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही जिसमें इस ख्वाहिश और तवक्को का इज़हार था कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद होंगी और सबको एक नज़र से देखेंगी। और फिर दूसरी मैं बात करूँगा जो ख़बरें आ रही हैं, ISI के जो सरबराह अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं, उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है वो जो मुल्ला बिरादर अफ़गानिस्तान के बड़े एक अहम तालिबान रहनुमा, उनको गिरफ़्तार किया गया था, उनकी रिहाई की बात हो रही है। और ग़ालिबन ऐसा लग रहा है कि जो एक अफ़गान मफ़ाहमती अमल था उसमें शायद जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो पाकिस्तान के इस पूरे अमल के हवाले से जो शकूक थे, उनको दूर करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर इन खबरों पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज NRO अमल दरामद केस की जो समाअत है वो हो रही है। ख़त लिखने की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। जो वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आज जवाब भी दाखिल करवाना है कि आया वो ख़त लिखना चाह रहे हैं या नहीं। गुज़श्ता समाअत में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि ख़त लिखने के हवाले से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। समी साहब, या तो ख़त लिखना है या नहीं लिखना, फिर दरमियानी रास्ता कैसा? शाजिया, मैं रात वज़ीर कानून की गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें तो मुझे मामला ही बिल्कुल उल्ट नज़र आया। जो हम बहुत कहते हैं कि जो NRO के हवाले से जो एक ख़त है वो नैब लिख चुकी है,
और उसमें लेकिन क्योंकि ये मामला ख़त्म हो गया तो इसलिए अब हम अदालत के पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि वो जो ख़त था वो लिखा जा चुका है, ये कोई ज़िद और अना का मामला नहीं है और जो मुकदमात हैं उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो। लेकिन जो मुझे हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आई आज जाके, सबसे पहले तो वो टाइम का हिसाब लेने की कोशिश करेंगे कि उन्हें टाइम मिल जाए, वो रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल करेंगे। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने आकर अदलिया को क्रिटिसाइज़ भी किया है, जिसमें फैसल रज़ा आब्दी साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, टीवी पे आकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और जो रात जो ज़राए हमें बता रहे हैं वाने सदर में जो मीटिंग हुई, अब ये भी आ रहा है कि ये जो तौहीन अदालत के हवाले से जो कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, इस मामले को हुकूमत पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली में बहस के लिए भी लेके आएगी। तो पॉलिटिकल जो फ्रंट है उस पर भी उसको वो कन्फ्रंट कर रही है पीपल्स पार्टी, अदालत में भी कन्फ्रंट ज़रूर कर रही है, लेकिन जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया अदालत में वो एक लगता ऐसे है कि मफामाना वो उसमें मफामत वो करना चाहते हैं और अदालत को ये बताना चाहते हैं कि जी हम आपसे इस्तदा कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अदालत उससे ऑफेंड ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई इस मूड में है कि वो हुकूमत को कोई लचक नहीं कि इसको इसमें कोई टाइम दे। इसमें मुझे ये लगता है कि आज टाइम नहीं मिलेगा कुछ ज़्यादा। इसमें दो पॉलिसीज हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक तरफ उनके जो हॉक्स हैं, उनके तीसरे जो टीयर्स के लीडर्स हैं, उनको उन्होंने कहा, पहले ये खबर आई आब्दी साहब ने बड़ा एक क्रिटिसाइज़ किया अजीब अंदाज में कोर्ट को भी, और फिर उसके बाद पता चला कि उन्हें इस ओहदों से हटा दिया गया। फिर खबर आई नहीं, फरतुल्लाह बाबर साहब ने क्लैरिफाई किया। तो अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पीपल्स पार्टी कर रही है कि रात को जब एक टीवी पे बैठ के उनके वजीर कानून साहब मफामाना और बड़ा फिदवियाना सी गुफ्तगू कर रहे थे, वेयर एज जो आब्दी साहब हैं और शर्जील मेमन साहब हैं वो सीटों से उछल रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से दो मंजर सुप्रीम कोर्ट देखे ना, मैं एनालिसिस कोशिश करता हूँ कि असल कहानी क्या है, ये लिख दिया है नहीं लिख दिया, कानून की शरह फलां क्या, वो तो अपनी जगह पे होती है, मगर असल जो नेकेड उसमें क्या लड़ाई में क्या। तो ये अब दोनों खेल कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आब्दी साहब को बुलाया जाता है तो वो कौन सी थिएट्रिक्स करेंगे कोर्ट में, जिस तरह से उन्होंने कहा है इसमें। और फिर आब्दी साहब को यह भी पता है कि भाई अगर उन्हें सजा होगी तो देनी तो इसी, जाना तो उन्होंने इन्हीं जेलों में है ना जो इस इनके अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो ये दोनों तरफ से मनाजर दिखाए जा रहे हैं। वेयर एज वो ठीक कह रहे हैं कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये है दरमियानी रास्ता निकाल लें, ये इंसिस्ट किया जा रहा है और कोर्ट को ये रास्ता दिखाया। अच्छा, कल जो इजलास में जब इत्तेहादी कल जब इजलास हुआ वाने सदर में जो कहा गया कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, किसी और मरकज़ को अंदर नहीं आने देंगे, तो जो मरकज़ कहा गया है, आपको लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया गया? ये लगता नहीं है, ये मामला है ही कोर्ट्स की जानिब कि जो कानून साजी का हक है उनका ये कहना है, या समझते हैं वो पॉलिटिशियन कि ये पार्लियामेंट का हक है। और इसमें मैंने खबर में भी जिक्र किया, चौधरी एतजाज़ हसन का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम इंटरव्यू है, इसलिए कि चौधरी साहब चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की गाड़ी चलाते रहे और अदलिया की तहरीक में उनका एक बड़ा रोल है। और फिर बहुत सारे उनकी आप जो बतौर कानूनदान जो उनका एक तशख़्ख़ुस है वो उससे कोई आदमी एक हवाले से वो बड़े डैमेज हुए हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, जो उन्होंने तकरीरें फरमाई थी, ये अब उनकी ये राय है कि जुडिशरी जो है आइन से बाहर जा रही है, आइन से बाहर जाने वाली जुडिशरी को बहाल करवाया, ये थी आपकी बसीरत। अगर उन्होंने बड़ा इंटरव्यू दिया, मैंने देखा है BBC पे, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया है कि भाई ये आपका फेथ था इस पर। ये उनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन से भी बालातर हो रही है, और अगर ये हो रही है तो इतनी बड़ी आपने मिस्टेक क्यों की हुजूर? आप अपने अवाम से माफी मांगे, पॉलिटिकल अवाम से माफी मांगे कि मैंने गलत कहानी पेश की थी। और उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने कहा था, खुदा की कसम, उन्होंने कसम खा के कहा एक पब्लिक मीटिंग में कि जी ये जुडिशरी अगर आएगी तो इन्वेस्टमेंट भी फिर ही आएगी, दुनिया का हर काम सीधा हो जाएगा, ये आएगी। वो क्या कहानी थी और ये क्या, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तहरीक की वजह से जमहूरियत मजबूत हुई है। लेकिन ये जो बड़े लोग मिस्टेक्स, यानी मैं हैरान हूँ आपकी विजडम पे जो अभी आपने फरमाया। मैं उनकी विजडम पे हैरान हूँ। एतजाज़ हसन साहब पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, और आप उनको अब जो है वो प्रेसिडेंट बना रहे हैं। साहब, जिस वक्त मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया, उनको बालों से पकड़कर इस्लामाबाद की सड़कों पर खींचा गया, तो उस वक्त सारी पाकिस्तानी कौम और वकला अदलिया की बहाली के लिए बाहर आए। और आप मुझे, जो मैं आपकी बातें सुनूं तो इसका मतलब है कि वो एतजाज़ साहब का काम गलत था। और अभी आपने कैसे, अच्छा मैं एक, जब जहां तक तो हिस्सा है बालों से पकड़ना, ये बेहूदगी थी, इस पर सजा मिलनी चाहिए उसको। और आपके रहमान मलिक साहब ने गलत कागज, तो ये तहरीक चलाई ना, ये उसको जो आपने भेजा इंटरपोल को, अब मेरी बात सुने, वहां से वो गलत हुए कि जो रोल वो असाइन कर रहे थे इसको।
देखिए एक पॉलिटिकल 5वें बड़े दानिशवर पता नहीं किसने करार दे दिया उनको। मैं अर्ज करता हूं कि जो रोल जाति को मामला है, मैं तो आज तक मिला नहीं हूं, अल्लाह की कसम, मेरी मुलाकात भी नहीं उनसे। मेरी अगर आप मिल लेते तो आपकी ओपिनियन चेंज हो जाती। जब आप आवाम से झूठ बोलते हैं कि ये काम हो गया, ट्रक की बत्ती के नीचे लगा देते हैं, झूठ बोला उन्होंने, तो क्या उस वक्त वो झूठ बोला, वो खुद कह रहे हैं झूठ था। नहीं, उन्होंने वो कह रहे हैं अभी आपने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना उनका। साहब आप बात में बिल्कुल बेबहरा हो गए। सारा सुना। मैं ये कहता हूं कि वो जो गोल असाइन किए थे उन्होंने कि इसके बाद या इनकलाब आ जाएगा, मैशत ये हो जाएगी, वो क्या था भाई? वो तो ये कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हुई है तहरीक की वजह से, ये कहा है उन्होंने। वो क्यों नहीं हुआ? और आज उसी जुडिशरी की वो मुखालफत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मुखालफत, जुडिशरी को ये कह देना कि आप आइन से आजाद हो गई हैं, इससे बड़ी क्या लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं जुडिशरी के लिए? काजी साहब उन्होंने ये बात, आपने पूरी बात उनकी नहीं सुनी, पूरी हर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में है। उन्होंने ये जो बात की, उन्होंने वज़ीर आज़म की जो नाहली है उसके हवाले से उनकी अपनी एक ओपिनियन है बतौर कानूनदान, जिसपे जब आपका जो कानूनदान है जब वो किसी बात पर कोई राय देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसने उसको फारिग कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि इफ्तिखार साहब ने जो रेजिस्टेंस की उसकी वजह से जमहूरियत मजबूत हुई। आइन से वो बाहर जा रही है जुडिशरी, आइन से आजाद हो रही है जुडिशरी, तो इसका मतलब है कि आप जुडिशरी को गले लगा रहे हैं, एक इशू है जिस कर रहे हैं। नहीं, उसकी इज्जत नहीं कर काई साहब, आप तो क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करके कुछ और चीज लाना चाहते हैं ना, इसलिए आपकी बात को मैं समझ आता हूं। आप काफी हैं बर्बाद करने के लिए और आपके लीडर काफी हैं। मुझे कॉल लेने दे, अमेरिका से कॉलर है मोहसिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन मलिक। मैं बड़ी मुश्किल से 6 महीने से पहली बार कॉल मिली है, लेकिन वक्त न्यूज पे अक्सर मैं हर हफ्ते कॉल करता रहता हूँ। हम लोग फॉलो करते हैं आपके दुनिया और वक्त रेगुलरली। ये हमारा यूएस वेस्ट कोस्ट से ये हमारा प्राइम टाइम है, पाकिस्तान में सुबह का टाइम। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर हो रही है। मुल्क की तारीख पर नजर डाले तो सदर के ओहदे ने सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क को पहुंचाया है। इसहाक खान साहब ने 90 की दहाई में जो रंग दिखाए वो सबके सामने है। अभी भी आज तक एक कॉलर और किसी तजिया निकार ने ये नहीं कहा कि सदर 50 पोजीशंस को अपॉइंट करता है और कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, सारे लैडन होते हैं फुली विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहांगीर बदर का जो साला एक्ट पास जिसको ओबरा का चेयरमैन बनाया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बार है उसमें शुरू से ही पकड़ा जाता है। तो क्या इसका एक तरीका नहीं हो सकता कि इसकी सिवियरिटी लेवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि 5 से ऊपर जाए तो रिजेक्ट हो जाए और 2 बार रिजेक्ट हो जाए तो सदर की छुट्टी हो जाए? तो ये सुप्रीम कोर्ट ही काम कर सकता है। एक बार सदर की छुट्टी हो जाए, आने वाला सदर कभी ये जो 50 अपॉइंटी करते हैं ना, मसलन ये एक ओकरा और एक क्रिकेट का वो जो डाला था वो उसका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का वो भट्ट साहब इसके बेनोई थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके तो माशाल्लाह दोनों मेहमान जो हैं ये तजिया निगार यूएस से वो इनका ताल्लुक है, शायद सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो दे फुली वेल नो के व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कब होगा? सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहसिन। एक और कॉलर ले लेते हैं, पेरिस से आरिफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। वालेकुम सलाम जी। सईद साहब, मैं सईद साहब से सवाल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब देखिए, सबसे बड़ी अदालत है ना जो, वो अल्लाह पाक की है, बेशक, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जितना अदलिया का डिफेंस कर रहे हैं, आपका हक का करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच ही होता है। मुझे आप बताएं कि जो फैसल आब्दी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप मुझे ये बता दें कि उसमें कितनी सच्चाई थी। क्या हमारे मुल्क में अदलिया जो फैसले सही कर रही है, अगर आप अदलिया में खड़े होकर चीफ जस्टिस के सामने खड़े होते हैं या किसी जज के सामने तो कहते हैं कि आप हमें घूर रहे हैं, इसको अंदर कर दो। आपको क्या पता कि आईजी पंजाब की जो हाजी हबीब रहमान एक नेक आदमी है, उसके साथ कैसे बदसलूकी की गई। ये अदलिया हमारे यूरोप में भी है, सब कुछ चलता है, लेकिन क्रिमिनल जितना मर्जी आदमी हो उसको बड़े एहतराम से बुलाया जाता है। क्या मुझे ये बताएं कि मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ बाबा बुल्ले शाह का, खत्म होने से पहले। पढ़ पढ़ किताबा इलम दिया तू नाम रख रहे काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख रहे गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ भुलिया हासिल की कीता, ओ भुलिया हासिल की कीता, जे तू रब नू ना कीता राजी, ही इज रिजाइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो ये देखिए मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं ना, तो मैं इसको डिफेंड ना तो मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ अदलिया को, ना किसी और को डिफेंड कर रहा हूँ।
मैं अभी इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले समी साहब से ये कह रहा था कि जब लड़ाई सिविलियन एलीट की ये हो कि जो मुस्तकिल आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका अगर राइट टू करप्शन है विद इम्प्यूनिटी तो हमें भी मिलना चाहिए। लड़ाई ख्वाजा आसिफ साहब की क्या है को भाई साहब हमें क्यों पकड़, उनको तो पकड़ते नहीं, हमें पकड़ लेते हैं। मेरा सिर्फ इतना नुक्ता नज़र है मेरे भाई कि ये जो हमारे सिविलियन है ये हमारे हैं, हम इन्हें वोट दे के भेजा है हमने, और हमने ने कहा है कि अगली करप्शन भी बंद करो और इनको पकड़ो। ये वहां पे चले गए ये लड़ाई करने के लिए कि जी आप भी आराम से खाएं हम भी, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात है मेरी, इससे ज्यादा नहीं है। बहरहाल ये आपका अपना एक ओपिनियन है, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि फ़ौज भी हमारी अपनी है, सियासतदान भी हमारे अपने हैं, और किसी भी इदारे में अगर कोई ख़राबी है तो उसको दूर करना चाहिए। कुछ लोग अगर करप्शन कर रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। और ये जो मैं फिर उसी मौजू पे जाऊंगा, जो आपने एतजाज़ साहब ने जो बात की, आपने उसको बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में जाके बना दिया कि जी वो तौहीन, उन्होंने एक जो पूरी सूरत हाल है उसका उन्होंने बतौर कानूनदान एक एनालिसिस किया है। हाँ। और जिस तरह अगर मैं आपका ये आर्गूमेंट मान लूँ तो अदालत के सामने शाजिया जब एक मुकदमा होता है तो उसमें दो आर्गूमेंट होते हैं और फिर फैसला एक आता है, एक फरीक उसके खिलाफ फैसला आता है। तो ओपिनियन देने का जो हक है वो तमाम फरीकैन को होता है डिसेंसी में। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई अदालत की तौहीन कर दी या आपने अदालत को मलिया मेट कर दिया। एक इशू है जिस पर सदर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान के सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि पार्लियामेंट जो है बेसिकली ये उसका काम है आइन साजी करना, कानून साजी करना, और यही एतजाज साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का ये हक है। चीफ साहब कहते हैं कि जी हम कोई भी चीज जो है उसको खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले प्रोग्राम में एक इशू है, अगले प्रोग्राम में तशरीह करना हक है, कानून बनाना तो हक नहीं है ना भाई। साहब की कुछ स्पीच निकाल लेते हैं, फिर प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एतजाज हसन की जात इशू नहीं है। छोड़े ना, मुझे बताएं, ये रोज हमें नई कहानी सुनाने आ जाते हैं। पहले कहते हैं जुडिशरी बहाल होगी सब ठीक हो जाएगा, अब कहते हैं ये आइन से बाहर हो गई है। भाई हम आपको उस दिन मानते या आज मानते? ये हम कब तक आप उस दिन भी वो ठीक कह रहे होंगे, आज भी उनका अपना ओपिनियन होगा। अब बहुत सारे लोग ओपिनियन से मुख्तलिफ बातें, ठीक, या वो झूठ है या ये झूठ है। झूठ नहीं है काजी साहब, झूठ नहीं होता, ये एक उनकी ओपिनियन है, हालात के मुताबिक है। द्रोह होता है नहीं, क्या होता है ये कि आप एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद आप समझ रहा हूं आप एक नुक्ते नजर रखते हैं और उसके 4 6 महीने साल 2 साल 4 साल बाद आप उल्टा नुक्ते नजर लेते हैं। ये क्या कहूं, हालात तब भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, अपनी एक्सपीडियंसी होगी, अपने मसाइल होंगे, अब भी आपके कुछ जाती मसाइल है। तब अवामी मसला था ना, अब अवामी मसला। एक सेकंड शादी, जब एक गाड़ी स्टार्ट होकर सही चलती है तो उसको ये कहा जाता है कि ये सही चल रही है। अगर 6 महीने बाद वो गाड़ी कहीं खड़ी हो जाती है तो आदमी कहता है कि ये गाड़ी खड़ी होगी। अब आपकी बात में भाई 6 महीने पहले आप गाड़ी चल रही है, 6 महीने बाद आप कह रहे हैं गाड़ी रुक गई है, तब वो खराब गाड़ियां क्यों बेचते रहे? हमें खराब गाड़ियां ना बेचें। फिर अगर इन गाड़ियों को आप खराब समझते हैं तो तब जब बेच रहे थे इस गाड़ी की तारीफ में जमीन और आसमान के किनारे मिला रहे थे, तो ये ना, ये आप कह रहे हैं कि गाड़ी खराब, वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो करें आप, मैं तो ये कह रहा हूं। वो जो कह रहे थे पहले वो कुछ और था, अब जो कह रहे हैं सब रोजाना मायूस हालात की वजह से मायूस बातें होती हैं। थोड़ी सी पॉजिटिव बातें भी कर लें, उस सर्वे की बात कर ली जाए। फैलाने वालों की बातें भी आप सुन रहे हैं सारी, वो जो प्यू का सर्वे, हाँ उस सर्वे की बात कर लें जिसमें 81% जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान में मेहनत की जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये आर्जी हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है जो कभी भी हल हो सकते हैं, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। व्हिच इज पॉजिटिव साइन। ये जो सर्वे आया ना, ये बड़ा जबरदस्त सर्वे है। मैं तो पिछले कई सालों से हम टीवी टॉक शो सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो पाकिस्तान की एक पिक्चर पेंट करते हैं, बर्बाद हो गया जी, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है जी, बस ये अब इस तरह से हो गया। लेकिन इस सारे जो एक तारीकी है उसमें से एक सर्वे हुआ है जिसमें तक 1200 लोगों से बात हुई है चारों सूबों के, और जिन लोगों से बात हुई है वो 18 साल या उससे थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और 21 ममालिक में ये उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया। उसमें सबसे ज्यादा 1200 पूरी दुनिया में लोग थे, नहीं 1200 पाकिस्तान के हर मुल्क में उन्होंने इतने लोग लिए, पाकिस्तान में 1206 लोग थे, और फेस टू फेस बात हुई है, टेलीफोन पे या में वो कोई इल्हामी बात नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जिसमें 81% जो पाकिस्तानी नौजवान है ना, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं कि मेहनत का सिला मिलता है और मेहनत का सिला मिलेगा, और उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान के मामलात हैं ये जो ऐसे हैं इससे भी हो सकता है ख़राब हो जाएं, लेकिन बेहतरी होगी और पाकिस्तान इस सारे क्राइसिस से निकलेगा। ये 81% पाकिस्तानियों ने कहा, जबकि इंडिया का जो सिस्टम है उस पर लोगों का निज़ाम कितने लोगों का एतमाद था,
67%, और अमेरिका में अबाउट 77%, लेकिन चाइना में और ज्यादातर यूथ पे हुआ है। चाइना में और जापान में 40 और 45% लोगों को अपने इस चीज़ पर एतमाद है कि जो मेहनत है सिर्फ वही कामयाबी का जीना होती है। अब ये जो एक बात आई है जिसमें जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ काई साहब के साथ, वो भी खैर एक जो बात करते हैं मैं एक हद तक उनसे भी एग्री करता हूँ कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथ में है और ये बड़े पुरअज़्म और मेहनत पर बिलीव करने वाले लोग हैं। आप जितना मर्जी इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दे विल राइज फ्रॉम द एशेस। इमरान खान के साथ हैं। देखिए बात ये है कि मैं तो इस सर्वे को अभी मैंने पढ़ा है, ये पहले भी मैंने देखा था, 31 जुलाई का जो सर्वे है। बात ये है कि लेकिन आपको ये बात को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इसलिए आपने जिक्र नहीं किया। ये है ना कि मैंने तो देखा ही आज था, मेहनत का सिला मिल जाता है। हाँ, मेरा सवाल भी जब आपका सवाल क्या था? क्या वाकई मेहनत का सिला मिलता है पाकिस्तान में? जब एलपीजी का ठेका मिल जाता है तो सिला भी मिल जाता है। अब मसला ये है, इसके सब की गुफ्तगू सुनने के बावजूद 81% पाकिस्तानी नौजवान बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान कायम रहेगा। जमीनी इकाई पुराने जो हमारे सेंसस थे उसके मुताबिक यहाँ की वर्किंग क्लास 5 करोड़ है, मेरे ख्याल में अब ज्यादा 7-8 करोड़ से ज्यादा ऊपर चली गई है जो वर्किंग क्लास है। जो मेहनत का सिला सेंटर ने मुकर्रर किया है वो 8,000 पे माना है। जो मेहनत का सिला पंजाब ने बड़ी मेहरबानी 9,000 है और मिलते ये दोनों नहीं है। ठीक है, अब इस तरह करते हैं। ये सर्वे इन्होंने पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाके किया, किसी बंदे, क्योंकि सर्वे इनकी पसंद का नहीं है तो इसलिए ये प्यू को भी मानने के लिए, हालांकि इसी प्रोग्राम में प्यू के सर्विस की बुनियाद बनाकर ये पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा चुके हैं। बात तो करो, चलें किसी गांव में चलते हैं, एक किसान से पूछते हैं, किसी मज़ारे से पूछते हैं जो कि यहाँ बेसिकली वो जो गंदम उगाता है कि यार ये जो तुम चावल उगा रहे हो ये खा लेते हो या प्याज के साथ रोटी खाते हो? किसी फैक्ट्री में चल के सर्वे करते हैं, उससे पूछते हैं कि 8-9 हज़ार रुपये में बिजली का बिल कैसे देते हो जो सरकार ने मिनिमम तुम्हारा मुशायरा रखा है। तो मेरे ख्याल में ये किसी बड़ी सिलेक्टिव जगह पे इन्होंने बंदों को इकट्ठा किया है और 1200 बंदों से पूछ लिया है। हाँ, एक बात मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों में एक रेजिलियंस है। अभी जब हम इन्हें देखते हैं बाहर तो इनमें एक ऑप्टिमिज्म है, इस बात पे मैं यकीन रखता हूं। बिल्कुल। लेकिन बात ये है, और वही ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसकी जमानत है, मुझे ये लगता है उम्मीद ये इंडिया से भी ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? मसलन अगर आप देखें तो इंडिया में कोई मूवमेंट बड़ी नहीं चली 47 के बाद। आखिरी जो बड़ी मूवमेंट थी वो 46-47 की थी। उसके बाद पाकिस्तान में मूवमेंट चली 68-69 की। उसके बाद हम देखते हैं कि यह मूवमेंट चलती रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में आई तो मूवमेंट बनी, तो लोगों में एक बदलने का लेकिन समी साहब वो है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बड़ा और इन लोगों की मौजूदगी में ये जवाब समी साहब, मेहनत का सबसे ज्यादा अगर सिला मिलता तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर तबका करता है, उसको सबसे ज्यादा सिला मिलता है। लेकिन उसको आजकल क्या मिलता है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान कायम है ना, ये पाकिस्तान इन्हीं मजदूरों, किसानों, गरीबों की वजह से कायम है। उनको क्या मिलता है? ये जो वडेरे उनको देखे क्या मिलता है? उनको अगर कुछ भी नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला, इसके बावजूद उनकी इस पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है। और अगर थोड़ा सा हिस्सा उनको मिलने लग जाए तो ये जो पाकिस्तान है पूरी दुनिया में राज करे। ये बात है जो इस सर्वे ने बताई है और ये ताकत है। ये देखे बावजूद इसके कि उन बेचारों को कुछ नहीं मिला। जी वक्फा ले लें आप। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इसी पर थोड़ी सी मजीद और बात करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक कॉलर है कनाडा से, इजहार। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा सिर्फ सवाल छोटा सा ही है। जी जी, बड़ा नहीं है। ये हम भी पाकिस्तानी हैं जी। जी जी, हमें पाकिस्तान छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं जी। नहीं, कई मजबूरियों की वजह से हमने अपना पाकिस्तान छोड़ा, यहाँ सुकूनत इख्तियार किया, लेकिन 20 साल हो गए हैं हमने पाकिस्तान को ऊपर जाते नहीं देखा। हर रोज नीचे क्यों जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल समझ में आ गया। फैसलाबाद से एक कॉलर ले लेते हैं। तनवीर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैं वक्फे से पहले से लाइन पर हूँ, बात मुकम्मल हो देंगे जी। सईद काजी साहब, आपके मौक़िफ़ को मैं हमेशा सलाम पेश करता हूँ, आपका मौक़िफ़ बहुत मजबूत होता है। अच्छा, बात आ गई ये एतजाज़ हसन के इंटरव्यू की। मुझे एतजाज़ हसन को ये भी याद रखना चाहिए कि इनके हज़ारों
वकला अब भी चीफ जस्टिस के साथ हैं, इनके मौकफ के खिलाफ हैं। चलो इनको सेनेट की सीट मिल गई, अब इनकी मर्जी है, वरना इनके मैं वो भी बयान मुझे याद है जब मुशर्रफ दौर में ये कहते होते थे कि अदालत पार्लियामेंट की किसी कानून साजी को खत्म करने का इख्तियार रखती है। अच्छा, दूसरी फैसल रजा आबदी साहब आ गए, वो कल कह रहे थे कि अगर वजीर आजम ने कहा कि फैसल रजा आबदी के इंटरव्यू से हमारा कोई तल्लक नहीं। फैसल रजा आबदी क्या कह रहा है कि अगर वजीर आजम ने ये बयान वापस ना लिया मैं इनकी करप्शन साबित करूंगा। माशाल्लाह, तो करप्शन तो फिर चीफ जस्टिस भी साबित कर रहे हैं जनाब। अच्छा, अगर वजीर आजम साहब आपकी बात से इत्तेफाक करें तो सब लटेरे चोर वजीर आजम कबूल, वुज़रा कबूल, अगर ना इत्तेफाक करें तो फिर ये करप्शन खुद साबित करें। समी इब्राहिम साहब, ये लाडली आपकी जमहूरियत, अगर मेरे बच्चे को दूध नहीं ना देती, खुदा की कसम, बेरोजगारी, मैं कहता हूँ इस जमहूरियत को, इसके हमदर्दी रखने वालों को कब्र में दफन कर दूं। अगर ये जमहूरियत है, मैं इस जमहूरियत को नहीं मानता कि भाई अपने मफादात की खातिर सेनेट की सीट मिल गई, अगर मेरे बयान की किसी ने तस्दीक ना की तो मैं इस वजीर आजम के खिलाफ गौर करें। सईद काजी साहब, आपने मेरे मौकफ की हिमायत करनी, मेरी कॉल तो ड्रॉप हुई नहीं, इस बात का पूछना आपने सभी इब्राहिम साहब से। बहुत शुक्रिया आपका। चले आप पूछे सभी साहब से, बताएं सवाल कि अगर फैसल रजा आबदी का मैं उनको ये जो जिस बात पर हम बात करते हैं ना कि जो वो बच्चों की जो दूध की बात कर रहे हैं ना, वो अगर ये सिस्टम सही काम करना शुरू कर दे तो वो एक दूध की बोतल नहीं, उनको 10 दूध की बोतलें मिलेंगी। प्रॉब्लम ही ये है कि कोई सिस्टम उसको सही चलने ही नहीं दिया जाता और फिर चंद अशखास की जो बुराई है उसकी बुनियाद बना के तो पूरे आप सिस्टम को लपेट देते हैं। बात उन्होंने की एतजाज़ एहसन की, जो मेरा काजी साहब से भी झगड़ा था। जिस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात की, उसको निकाला तो उन्होंने प्रैक्टिकली उसकी हमायत की और जाके उन्होंने उसकी तहरीक चलाई, क्योंकि वो शख्सियत की हमायत नहीं कर रहे थे, एक इशू की बात कर रहे थे। और आज भी जो उन्होंने बात की है वो यही बात की है कि हमने तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की हमायत इसलिए की थी कि वो आज़ाद अदलिया की बात करते थे, लेकिन जो उन्होंने लेजिटिमेट सवाल उठाए हैं कि अगर आप अपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अरसलान इफ्तिखार केस को हैंडल कर रही है उससे सवालात उठ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बात कही कि जो पार्लियामेंट है, कानून आइन साजी का इख्तियार उसी को है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, उसको तोड़ नहीं सकती। यही झगड़ा डिक्टेटर्स के साथ था कि वो अपनी मर्जी से कानून साजी करते हैं और अगर कोई अदलिया में बैठा हुआ, ये इस पर उनका एक मौकफ है। और मेरा ख्याल, अच्छा फिर एक और बात, आपका कोई भी मौकफ हो सकता है एज लॉन्ग एज आप डिसेंसी के साथ उसे बयान करें, क्योंकि ये जमहूरियत में ये आपका हक है। लेकिन यही एतजाज कह चुके हैं कि जब तहरीक चला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है पार्लियामेंट के कानून को स्ट्राइक डाउन करने का। हम अपनी बात कर नहीं पा रहे, बड़ी तकलीफ, बड़ी कोशिश करता हूं मैं बात। ये जो दूध छीनने में एका है ना मार्शल लॉ और जमहूरियत का, इसमें दोनों का कंसेंसस है, दोनों छीनते हैं, उस निज़ाम को टच नहीं करना चाहते। अपने वज़ीर आज़म को बचाने के लिए कानून बना लिया, बच्चों को दूध देने के लिए कानून नहीं बना सकती ये पार्लियामेंट। ये हम इसका फरीजा याद दिलाते हैं, ये वर्दी की तरफ इशारा कर देते हैं। भाई वर्दी से मेरा क्या लेना देना, हम तो वर्दी के डसे हुए हैं सारे। अब आप वर्दी पहन लो भाई, अगर आपने वही करना है जो वर्दी वाले हमारे साथ करें तो आप भी वर्दी पहन लो। वो बात कर रहे हैं फैसलाबाद से जो हमारे कॉलर थे कि हमारे बच्चे को अगर दूध नहीं मिल रहा तो इट मीन्स इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिल रही तो फिर ये है डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी का मतलब जमहूर है, जमहूरियत के मफाद का एक निज़ाम है, तो ये क्यों है? दुनिया के बहुत सारे ममालिक में डेमोक्रेसी है जहां बच्चों को दूध भी मिल रहा है, लेकिन आप तो अभी यहां पर डिक्लेयर करते हैं, करार दे चुके हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सब कुछ जहां की जन्म भूमि है जो जमहूरियत की, वहां पर हर चीज बर्बाद हो गई है और ये सिस्टम तो डिलीवर ही नहीं कर रहा। आप तो ये कह रहे हैं, उसकी वजह ये है, अभी ये जो कॉलर्स आते हैं बाहर से, उनसे आप पूछ लें ये रूलिंग क्लास वहां पर दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सिस्टम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। रूलिंग क्लास की डिस्टिंक्शन आपने बना रखी है। नहीं, हमने नहीं बनाई डिस्टिंक्शन, ये गैर वर्दी वाली है। ओ भाई, माल बनाने में सबका एक है, ठेके लेने में, किकबैक्स लेने में सबका एक है, नहीं लेते। अब आप मुझे बताएं, नवाज अगला प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ना इमरान खान साहब, वो सबको कह रहे हैं तुमने किकबैक्स ली हैं, तो अगर जर्नैलों ने मिली हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, एक बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ है, इसको आके साबित करो अदालत में भाई। ये अब ये किकबैक्स बंद नहीं होगी तो फैसलाबाद की वो जो कॉलर किसी के बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, दूध तभी मिलेगा जब इस मुल्क में निजाम होगा, और वो निजाम जो दुनिया में डिलीवर कर चुका है वो निजाम अगर होगा। आपकी मैं अगर बात मान लूं तो आप तो यहाँ पर बैठ के कहते हैं। अच्छा, एक और कॉलर का भी तो जवाब सवाल था ना कि 20 साल से वो कनाडा में है, लेकिन 20 सालों में उन्होंने पाकिस्तान को ऊपर जाते नहीं देखा। लेकिन उनसे ये भी आपको कनाडा से सवाल आए तो उनसे ये पूछ लीजिएगा वहां पे बच्चे को दूध मिलता है या नहीं मिलता है। ये जो काजी साहब फरमा रहे हैं कि जमहूरियत नहीं दे सकती दूध, जिस मुल्क में जमहूरियत आई है वहां पर दूध मिल रहा है। साहब आप ऊंची आवाज में ना अपना आर्गुमेंट ठीक करने,
रोल बैक कर रही है वेलफेयर स्टेट को। इस वक्त ये देखें, ये वेलफेयर स्टेट थी कनाडा, वेलफेयर स्टेट थी। वेलफेयर स्टेट इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, उसने कहा अब हम आपको वेलफेयर स्टेट नहीं दे सकते। अच्छा, फिर किस तरह मिलेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया में एक चोरों का इज्तिमा हो चुका है इस बात पे, और उसके ऊपर उन्होंने जमहूरियत का टैग लगाया हुआ है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। कैसे मिलेगा, कैसे होगा फिर बताएं। जिस वक्त तक आप एक मुल्क में बजट बनाते हैं, जब बजट कौन बनाएगा? यार मेरी बात सुनो, कौन बनाएगा बजट? वही बनाएंगे जिनको आप लेके आए हैं, जिनको मुशर्रफ लेके आया था अब आप ले आए हैं। जो मुशर्रफ के वजीर निजकारी थे अब आपके वजीर खजाना है। फिर आप कहते हैं हम मार्शल लॉ के डसे हुए हैं। मार्शल उसको सलूट दिलवा के इधर भेज दिया और 2 नंबर इल्जामात रहमान मलिक साहब ने भेज दिए ताकि वो पकड़ आ ही ना सके। आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उनको, भाई हम कहते हैं हमें। बात ये शादी है, जब आप बजट बनाते हैं तो अब बजट में जब एलोकेशन करते हैं, उन एलोकेशन से पता लगता है आप जमहूरी हैं या गैर जमहूरी हैं। जब आप एलोकेशन कर देते हैं जो है अमीर आदमी को, जब आप टैक्स नहीं करते, और अब ये हर हफ्ते कीमत बढ़ाएंगे इस पेट्रोल की, हर रोज भी आ जाएंगे। ये है जब वो आप गैर जमहूरी काम कर रहे हैं और नाम आपने अपना जमहूरी रखा हुआ, तो ये मैं। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने जो ख्वाजा आसिफ को अदालत में ले जाने का ऐलान किया, बड़ी खुशाइंद बात है। इस बात का जो है सब सामने आना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये हुक्मरान जो हैं इनके पास अमानत होते हैं। ये जो हम इख्तियारात इनको आवाम देती है, या जो इनको आइन के जरिए इनको एम्पावर किया जाता है, फिर हम जो रोज़ाना टैक्स देते हैं, अरबों रुपए का डेली हम टैक्स देते हैं, उसको मैनेज करना ये हमारे अमानतदार क्या हमसे बेईमानी कर रहे हैं ये हो। और मैं तो ये सवाल भी बीच में लाया हूँ कि इमरान खान साहब को भी लेके अदालत में जाएं, कैसे और वो जो किताब लिखी है किसी ने, जिसको कोट किया इमरान खान साहब ने, ये जो किक बैक्स की नवाज शरीफ साहब पे इल्जामात गलत या सही लगे हैं, उसका भी नितारा हो जाए, उसको भी सामने एक दफा ले आए। कोई एक टेस्ट केस तो बने। अब अगर इल्जामात का मकसद पॉइंट स्कोरिंग है या पॉलिटिकल जो है माइलेज लेना है, तो फिर तो भाई ना करें हम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे अब ये बताइए कि ये जो इस्लान इफ्तिखार पर जो इल्जामात हैं, उसको क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को दरमियान नहीं आना चाहिए उसको। अब ये बात अगर इत्तेजाज साहब ने कही है तो इसमें क्या बुराई? मैंने कब कहा है गलत? तो अभी आप फरमा रहे हैं। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के औसाफ हमीदा सुना के हमारे कान पका दी आपने, अच्छा, आप उसी से लड़ रहे हैं। आप इतराज कर रहे हैं कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब की हमायत नहीं करनी चाहिए थी। अब ये इनको नहीं करनी चाहिए, ये अपना मौका। अगर उनका मतलब है कि अगर आप ये बयान दे रहे थे तो उस वक्त हमायत नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है ये बहस को किसी और तरफ ले जा नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं जा रहा। मैं बताता हूं, मैं जो आपके अपने बयान में जो तजाद है उसको हाईलाइट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तारीखी तौर पे किसी जूरिस्ट से पूछ रहे हैं, किसी लॉ एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को मेंटेन करने का इदारा होता है, वो आके तकरीर कर रहे थे ये इनकलाब नहीं। आपका मतलब है कि उनका दिमाग हमारा दिमाग चल गया था या किसी और का चल गया था? साहब, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को व्हाई आर वी लाइंग? यस, इस वक्त स्टेटस को का इदारा है। हर वज़ीर आज़म को घर भेज रही है, वो स्टेटस को का इदारा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं, दुनिया की। तो आप पाकिस्तान की बात यार, मेरी बात सुनो ना। पाकिस्तान चांद पे है, पाकिस्तान चांद पे है, मरीज पे है, नहीं तो आप इधर ही है ना। जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं आप कहते हैं मैं दुनिया की बात करता हूं। एक जो रूलिंग क्लास एक लॉ बना देती है, वो लॉ एक स्टेटस को के लिए होता है, जिसमें क्लासेस को इन चेक रखने के लिए वो कानून बनाए जाते हैं। अब वो आके कह रहे हैं कि वो इनकलाबी लीडर हैं। भाई उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ हैज। तो ये बात अगर इत्तेजाज साहब ने कही है तो गलत कही है। तो उस वक्त दिमाग किधर गया था इत्तेजाज साहब का? जब उस वक्त तो डिक्टेटर के साथ लड़ाई हो रही थी। उस वक्त तो डिक्टेटर के साथ लड़ाई थी। समी साहब किस डिक्टेटर के साथ? मुशर्रफ के साथ। किस डिक्टेटर के साथ? वो आप डिक्टेटर नहीं था मुशर्रफ? यार मुझे आप बताएं, जिसके साथ आप मुआहिदा करके आए हैं वो आप मुआहिदा क्या करके आना है भाई? क्या अवाम के वोटों से आए? नून की जो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाई। बात ये है, जहां तक उनकी ये लड़ाई थी कि डिक्टेटर ने उसको गलत पकड़ा, वो गलत किया, लेकिन जो रोल वो असाइन कर रहे थे, भाई वो कोई जूरिस्ट, मैं तो हैरान था देख के कि क्या कोई बंदा ये बातें कर सकता है उन्होंने सिंपल। और अब जो वो कह रहे हैं दैट इज इन डायरेक्ट कंट्राडिक्शन टू व्हाट ही हैज बीन सेइंग इन द पास्ट। काजी साहब, आप व्हाट इज इट? देखें, अब तो क्या अब वो जो बंदा, मैं मान लूं उनकी बात जो उन्होंने कॉल की थी कि उनको सेनेटर बनेंगे, तो अब उसकी राय बदल गई। लेकिन अब इंतजार किस बुनियाद पर कह रहे हैं? मैं देखें, मैं आपकी भी वो जो एक तेजी है उसको भी समझता हूं, लेकिन मैं बड़ा मुअद्दबाना आपसे एक वाकया जो ये भी कोट कर चुके हैं। चर्चिल से किसी ने कहा कि वो जंग है, तो उसमें कहा कि कौम जब जंग अजीम हो रही थी तो उसने कहा कि ये बरतानिया तो तबाह हो गया, उसने बाहर जाके देखो इंसाफ हो रहा है, उसने कहा जी इंसाफ हो रहा है, उसने कहा ये कौम तबाह नहीं होगी। जुडिशरी से तवक्कुआत वाबस्ता रखना एक नेचुरल फितरी अमल है। ये तो पता नहीं कौन से स्टेटस और हम सुने ना, वज़ीर आज़म से कोई तवक्कुआ ना रखें, आप वजीर खजाना से ये तवक्को रखें कि कुचल के रख दो आवाम को। ये देखा ना यार, देखो अब असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो क्राइम है उसे सिविलियन रूलिंग क्लास के उसको भूल जाओ। नहीं, अच्छा, कोई ना भूले। हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की अदालत में जाने की, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ इन्होंने किया इसको सामने लाया जाए। ये जो आप रोजाना एक दूसरे पे इल्जामात लगा देते हैं, आप हमें हिजान से हम बैठे देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा भाई इसको ले जाएं अदालत में, हमें पता चल जाए कौन कौन करप्ट है, खिताबत में इनका मुकाबला कौन नहीं। मैं नहीं कर सकता। एक कॉलर है सलीम बुरेवाला से। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम जी।
सलीम रिजवी बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। जी जी। तो एतजाज हसन साहब के बारे में मैंने बात करनी थी कि एतजाज हसन साहब ने कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने ये केस नहीं लिया था वजीर आजम का, तो उस वक्त इनके बयानात ये थे कि खत लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब इन्होंने केस ले लिया और बाबर अवान को खुडे लाइन लगा दिया, तो उसके बाद ये जनाब अपने दूसरे मौके पे आ गए। फिर ये देखें कि इनको LPG का कोटा मिला इनकी मिसेज को, और पहले ये नज़में पढ़ते थे इनकलाबी, अब उस अजीम चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें करने लगे हैं जिसके सामने ये कहते थे मैं कभी पेश ही नहीं होऊंगा। तो देखें ये दूरा म्यार नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। बात करते हैं असल मामला ये थोड़ी LPG का क्या असल में हर जगह आ जाता है। मामला ये है कि LPG का जिक्र हर जगह आ जाता है। आप बड़ा ये LPG से जान छुड़वाएं, यही आपको ले बैठी। मैं ये अर्ज करूंगा कि वो जो उन्होंने अपने हुक्मरानों को कहें कि ये वारदात बंद करें, अवाम के सुख के लिए कुछ तो आप खुद ब खुद जीत जाएंगे। ये सही आपकी बात कि हुक्मरानों को वारदात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर चीफ जज के बेटे पर कोई इल्जामात हो और तो कोई उसका भी नितारा होना चाहिए। होना चाहिए। बड़ा यूं हाथ करके कह रहे हैं। कहते नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एतजाज साहब ने कहा क्या? ये इतनी सारी तकलीफ है क्या? एतजाज उन्होंने ये कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून तो जब पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट के बनाए हुए जो आईनी कवानीन है उनके बारे में अगर चीफ जस्टिस ये कहे कि हम आइन को भी स्ट्राइक डाउन कर देंगे, अगर तो ऐसा कानून बनाया जाए जो बड़ों के लिए कुछ और और गरीबों के लिए कुछ और। अगर तो ये लड़ाई है जरदारी साहब के निजी एहसासों के ज़िमन में और इफ्तिखार असरान के निजी एहसास, तो इससे इस मुल्क के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप जुडिशरी को एक रियासत का ऐसा समझ के बाद, और वो उसका वही होना चाहिए जो इंसाफ पे मबनी हल है। मैं बात ये कर रहा हूं कि इतने बड़े ज्यूरिस्ट जो हैं जो एक मूवमेंट चला देते हैं और उसके बाद कहते हैं तो क्या आप उस वक्त गलत थे? पाकिस्तान के अवाम ने चलाई थी, ज्यूरिस्ट ने नहीं चलाई थी। लीड कर रहे थे भाई, तो भाई अवाम चला रहे थे ना। छोड़े यार, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट थी। आप इफ्तिखार चौधरी की बहाली को अवाम की मूवमेंट नहीं समझते? अवाम की मूवमेंट होती है जिसमें करोड़ों लोग आए, तो उसमें हर बंदा आया। 40-50 हजार से बड़ा जुलूस नहीं था। आप ये ना स्पेशल ब्रांच की जो है ना रिपोर्ट निकलवा के आप यकीन करें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों पर, मेरा उन पर यकीन नहीं है या आप ही का यकीन है। हमारा यकीन जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंटों पे है और उन बैंक अकाउंटों के मालकों पे है। ये देख, वेरी गुड। यानी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों का हवाला देके बता रहे हैं कि इफ्तिखार, यानी वही मुशर्रफ कहता था कि ये चंद हजार लोग हैं, ये क्या है, अब वही रिपोर्टें बयान कर रहे हैं। बताएं ना, किस दिन 1 मिलियन बंदा आया? एक कॉल लेने दें, लाहौर से सलाउद्दीन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी एक बस आप तीनों से दरखास्त है जी कि आप लोग अभी 81% नौजवानों का जिक्र कर रहे थे कि रिसर्च चाहिए जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप लोगों को ना हम सब फॉलो करते हैं और आप लोगों का बड़ा असर भी लेते हैं, और आपको किसी भी मामले को गिराने या बढ़ाने में बड़ा अमल दखल होता है। तो इन नौजवानों की ये जो रिसर्च और मेहनत है ना, इसे आप अगर पॉजिटिव लें, मसलन ये किसी मिस्त्री के पीछे काम करने वाला वो मसाइल नहीं बयान कर रहे या उस पर रिसर्च नहीं है। इनकी नज़र है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए काम किया जाए तो पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है और तरक्की कर सकता है। ये है मेन। आप इस पे ज़रा पॉजिटिव, सारे दानिश्वर जो हैं आप लोग इस पे नज़रसानी करें और उन्हें मोटिवेट करें ताकि उनका जज्बा बेदार हो और वो इस तरफ चलें। मेरी इतनी दरखास्त है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन आपका। While not disagreeing with anything that he has said, जो उन्होंने कहा है 67% यहाँ की यूथ है हुजूर, और उसमें से जो 15 लाख जो यूथ है वो जॉब मार्केट में सालाना आती है 10 से 15 लाख के करीब, और उसका इंतजाम व इंसराम कोई नहीं रियासत कर लेकिन पा इसके रही। बावजूद और हमें उस यूथ की भी, वो जो यूथ जो टॉप क्लास कॉलेजेस में पढ़ रही है और जो मुमकिन है ज़्यादा जिसकी रसाई है इन सर्वों तक, हम उसकी बात भी ज़रूर मानेंगे और उसका भी एक अपना नुक्ता नज़र है। मगर वो जो लोग बिल्कुल लेफ्ट आउट हैं, क्या हम उन तक पहुँचते हैं? मीडिया पहुँचता है, रियासत पहुँचती है, सर्वे पहुँचता है या नहीं पहुँचता? हमने इतनी बात उजागर। और दूसरी बात जो इसमें और जो करने वाली है वो ये है कि जो टॉलरेंस है वो उसका होना मुआशरे में बहुत ज़रूरी है, और हालात के साथ साथ लोगों की ओपिनियन जो तब्दील होती है वो ज़िंदगी की अलामत होती है। काजी साहब, आप ये बात कोई नहीं है कि जी पहले आप 2 साल पहले आपने ये बात की, यही इफ्तिखार साहब थे जिन्होंने मुशर्रफ को कह दिया था कि आप पार्लियामेंट में तरमीम कर सकते हैं, लेकिन वो उठ खड़े हुए तो लोग उनके साथ चले गए। तो हालात के वक्त बदलते हुए हालात के साथ साथ सियासतदानों की ओपिनियन बदलती है, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको नेगेटिव आप खुदारा लेना बंद करें। देखो ना, अगर साथ ही एक हमारे कॉलर ने कह दिया कि जी अब किसी ने LPG के ठेके का जिक्र कर दिया, किसी ने सेनेटर बनने का ठेके का जिक्र कर दिया, तो जहां नजरियात बदलते हैं वहां हालात भी तो बदले होते हैं। मैंने तो जब हम हालात बदले, मैंने तो कॉलर को ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलत बात की है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जब आपके नजरियात बदलते हैं, ये है जमहूरियत का असल हुस्न। क्या LPG जो कहा था उन्होंने, ये आप देखिए ना, अब आपके नजदीक राय की आजादी,
राय की आज़ादी। अब आप तो एलपीजी में मुझे लगता है कि बड़ी आप भी शायद कोई, अब मैं क्या कहूँ। नहीं, एक कॉलर है जंग से, शबर। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम दीदी, मेरा नाम शब्बर रजा है। ये काजिल साहब ने अभी बात की एग्रीकल्चर विंग के बारे में। तो दीदी बात ये है कि एग्रीकल्चर विंग तो आप यकीन करें 60% बैठ चुका है। ना उनके पास फर्टिलाइजर है, ना उनके पास पानी है। आप उजड़े खेत देखें आके, मैं आपको दिखाऊं। और देखें एग्रीकल्चर विंग में जो शुगर केन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। राइस उनकी ग्रो नहीं कर रही, पानी उनको मिल नहीं रहा। आप कहाँ, अगर आपका ये विंग बैठ गया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। और एक बहुत शुक्रिया आपका। सही वो कह रहे हैं। जब देखें ना, जब हम जिन किन कामों में हम लगे हुए हैं, क्या है हमारे को 5 साल मंसूबा एग्रीकल्चर का है? क्या हमने देखा है कि हमारी फूड की नीड्स क्या होंगी? देखें ना, ये पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम ये होता है कि जी वो उसको आर्टिकल 248 याद है, अपनी जाती लड़ाइयाँ याद है इनको, जिस काम के लिए इनको भेजा था कि आइन में मेकिंग करो और आवाम की रिलीफ के लिए कोई बात करो। आइन में मेकिंग हो तो रही है, कानून साजी हो तो रही है। वो कानून साजी तो अपने मफाद में हो रही है। कॉलर की ये जो बात है ना कि बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान की वो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अगर गुज़श्ता 2-3 साल के फिगर्स देखें ना, तो जिस शोबे में थोड़ी सी बेहतरी हुई है वो एग्रीकल्चर ही है। हमारी जो कॉटन की जो क्रॉप थी, उसके बाद जो वीट की क्रॉप है, वो सबसे ज़्यादा जिसमें हमने ज़र मुबादला जिसमें हमें मिला है ना, वो यही फसलें। लेकिन ये बात उनकी सही है कि इसमें ज़्यादा इनपुट होनी चाहिए। पानी की कमी का मसला है, वो बिल्कुल पाकिस्तान को बंजर वीरान हो जाएंगे अगर खेतों में पानी नहीं आया और हमने वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनाए। उस हवाले से उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कानून साजी की बात हो रही थी, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि स्ट्राइक डाउन कर सके? बिल्कुल ही है। ये तो इत्तेजाज एहसन साहब खुद उनको कोट किया जाता है कि वो ये कह चुके हैं कि अगर देखिए, उसमें मैं तो खैर लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो मैंने एक्सपर्ट से बात सुनी है कि आइन साजी नहीं कर सकती अदालत। लेकिन आइन जब बन गया है तो कोई ऐसा कानून अगर बनता है कि विच इज इन कंट्राडिक्शन, इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अदालत समझती है, उसकी ये साहिब राय है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मज़ाहमत किस तरह से कर सकती है इसमें? देखो शाजिया, हुकूमत मज़ामत तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने एक बात साबित कर दी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत मज़ामत नहीं कर सकती तो फिर एब्सोल्यूट पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। बात यह कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कल बैठे थे हमारे दोस्त मुदल साहब, वो कह रहे थे जी अभी हम वहाँ उस सतह पे नहीं पहुँचे जहाँ हम लोगों का हाथ रोक सकें। अभी हमारे टीवी के प्रोग्राम में ही जो हमारे वाटर एंड पावर के वजीर हैं, वो कह चुके थे, हमारे एंकर को कहते हैं आप आके करप्शन रोक दीजिए। इसका मतलब साढ़े को तो नहीं जी रोक, हम तो नहीं रोक सकते। वो कह क्या रहे हैं? वो अपनी इंटरनल वीकनेस को बिट्रे कर रहे हैं, सामने जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमसे ये नहीं होता, तो हम इन्हें कहते हैं कि भाई बनो, अपनी ताकत को इस्तेमाल करो और इस मुल्क के लोगों की डेस्टिनी बदलो। ये अच्छी बात कही आपने। एक कॉलर है कराची से, नहीं हेलो, यही होनी चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था। एक तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा भी, एक कॉलर ने कहा कि दूध नहीं मिलता, तो भाई हम इतने भोले हैं, वो यहाँ पानी नहीं मिल रहा लोगों को, इसलिए वो दूध की बात कर रहे हैं। पहले पानी तो मिल जाए, सही पहले मेरे ख्याल से उनको पानी की डिमांड करनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आप माशाल्लाह दोनों दानिशवर बैठे, मुझे थोड़ा सा ये बात क्लियर नहीं होती कि जमहूरियत का मकसद अवाम की अक्सरियत, और जो हमारे चलती है उसमें अक्सरियत तो उसके खिलाफ होती है जो जीतता है। अगर आप टोटल करें, अगर किसी हल्के में 20 वोट होंगे और उसमें से 8 वोट लेके एक बंदा जीतता है और उसकी मुखालफत में 3 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को 12 वोट पड़े होते हैं, तो अक्सरियत तो उसकी होती है, उसके खिलाफ लोगों की, और जीत हो जाता है जिसको कम वोट मिलते हैं। ये कैसी जमहूरियत होती है? ये इस पे मेरे ख्याल में समझ में ये जमहूरियत नहीं है। ये हम बात कर चुके हैं, एक बात कर चुके हैं, लेकिन समी साहब जब कहते हैं ना जी कि बेस्ट सिस्टम अमंग्स दी वर्स्ट जो है, बुरे निज़ाम जो भी अभी इंसानों ने तख्लीक किए हैं उनमें से बेहतर यही है, और यकीनन ये बात दुरुस्त भी है। जमहूरियत कम से कम नाम के तौर पे तो अच्छी है, लेकिन अगर इसके साथ किसी ने माशी जमहूरियत को ना जोड़ा गया तो ये भी बर्बाद है। और मैं अपनी सवाल, एक खबर है जो सुप्रीम कोर्ट की, मुझे ऊपर से भी इशारा आ रहा है कि LHC में एक पिटीशन गई थी जिसमें उन्होंने कहा है जी VIPs की बिजली जो है 2% की, वो तो बिल्कुल नहीं रोकी जाती। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड मंगवा चुकी है पेप्को से ये जो हाई कोर्ट है, और उसमें साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा जी कि ये जो आप बिल लेते हैं, इसके खर्च, ये आप पैसे कहाँ खर्च करते हैं, जरा इसकी हमें तफसील भी बताएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बात मशकूक बयानात, यानी चीज़ों को मशकूक बना देने वाले बयानात, इवन मिनिस्टर साहब के जी वाटर एंड पावर वो भी कह चुके हैं जी बहुत ज़्यादा करप्शन है, लूट मार है, और फिर खुद वो कह रहे हैं जी कि करप्शन को हम कैसे रोकें। तो ये अदालत में मामला है कि अगर करप्शन है तो कहाँ है, और साथ अगर
ये भी सवाल कोई जोड़ दिया जाए इससे कि भाई बिजली जब आपके यहाँ आ ही 5 घंटे रही है तो उसका आप 11,000 बिल दे रहा है एक आदमी, और जब अपनी दास्तान लग रही है, ये मेरी भी है, ये सलमान हर घर की है, ये हर घर, ये सही कह रहे हैं कि इस दफा जो बिल आए हैं उसमें तो उन्होंने एस्टिमेटेड लगा के 200-150 एक्स्ट्रा यूनिट डाल के तो लोगों की जेबों से पैसा निकालने की कोशिश की। अब मैं यहीं पे खबर कंक्लूड कर देता हूँ। अब क्या है, क्या जमहूरियत के लीडर जमहूर को अटैक करते हैं? ये जमहूर को अटैक है ना। बिजली का बिल तो गरीब आदमी देता है, बाकी अफसरान की, ये सारे जुडिशरी के, ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सारे एग्जाम्प्टी होंगे, ये तो बिल ही नहीं देते। अवाम पे को बिल डाल दो और को हम जमहूरी हैं, और उसको टैक्स ही ना लगाओ जिसके पास पैसे हैं। अब ये तो नहीं है जमहूरियत। ये जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की ये बिल्कुल सही है, और इस पर हम सब मिलकर बात करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो फेलियर है, अशखास का फेलियर है, ये जो इस वक्त लोग हैं जो हुक्मरान हैं उनका ये फेलियर है। और उसका एक सिस्टम डेवलप, उसका एक सिस्टम बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शख्स नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शख्स नहीं होता, वो एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अशखास के फेलियर को छोड़ें, अब लोग ये सोचना शुरू हो गए हैं कि यार कहीं इसमें गुंजाइश भी है कि नहीं, इस निज़ाम में हमारी बेहतरी की गुंजाइश भी है या नहीं। हर साल, हर 5 साल हुकूमत के बाद आप कहते हैं लोग फेल हो गए, अगला बंदा आ जाता है। ये इस तरह ना करें। सदब आप किया ऐसी पीयू रिसर्च के सर्वे में 81% लोग समझते हैं कि इसी सिस्टम में, लेकिन वही मैं भी वही कहने जा रही हूं, आप 1200 लोगों ने 81% लोगों की राय दी। ये जो बीच में आप एक नुक्ता ले आए ना कि लोग अब सवाल करने लग गए हैं कि ये इदारे कायम रहने के हैं नहीं, तो वो इदारों पर लोगों को यकीन है। बाकी कल से आएंगे। मैं भी यही कहने लगी थी कि उन नौजवान नस्ल का जो सर्वे किया गया, हमें भी उम्मीद की किरण पैदा करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना। ये उन्होंने कहीं भी नहीं कहा, जमहूरियत का नाम सर्वे में कहीं भी नहीं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। ख्वाहिशात जो हैं मुझे बता दें। तस्लीम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका समी साहब का, इस सब आपका। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।